हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी अभी इस समय लेक्चर में क्या चल रहा है? प्रॉपर्टी चल रहा है, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने टाइप्स देखा था, जैसे कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडर वार रेडियस। इसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखा, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा, उसके एप्लीकेशन देखा। इसके बाद हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखा। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम जेड स्टार भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, जेड इफेक्टिव। दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जैसे हमने कोई पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम ले लिया या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम ले लिया, उसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होता है या उनके द्वारा फील किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पहले डिफिनीशन लिखते हैं। नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by an outer electron in multi-electron atom, multi-electronic atom। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों अब आगे एक टर्म आता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या आप कह सकते हो शील्डिंग इफेक्ट, जो भी बोलो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो कम हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे हमने दोस्तों फ्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर हम ऑर्बिट के हिसाब से भरे तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जैसे ए मान लीजिए क्या है हमारा? ए न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा?
अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव। सवाल है न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों होता है। दोस्तों न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा कोई न्यूक्लियस हो गया, क्या होता है इसमें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो इसी की वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज आता है। अब एक टर्म आता है न्यूक्लियर चार्ज, अब इसको भी जान लो। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है दोस्तों कि न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जो भी चार्ज आएगा न्यूक्लियस पे वो प्रोटॉन के कारण आएगा, मतलब पॉजिटिव आने वाला है। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, जेड से। मतलब न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम बोले तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं क्या बताया, जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और मतलब ये न्यूक्लियस और इस आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन थे, ये इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब इस इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ए इलेक्ट्रॉन है और ए इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये क्या हो रहा है, रिपल्सन कर रहा है। क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज रिपल करते हैं, बिकॉज लाइक चार्ज रिपील। देखो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए वो अट्रैक्शन लग नहीं पाता। क्यों, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, इसको इधर भगा रहे हैं। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम हो जाएगा। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव मान लीजिए इनके बीच डिस्टेंस आर पे है, और मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर। जो इनके बीच डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली होता है। ठीक है, अगर मतलब जो दो पोल है, मान लीजिए पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसको कम कर दे रहे हैं। कैसे कम कर दे रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। रिपल क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इस पे जो जितना इफेक्ट लगना चाहिए, जितना न्यूक्लियस का इस पे प्रभाव होना चाहिए, जितना मतलब ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को अनुभव कर सकता था उतना नहीं कर पा रहा है। क्यों, इस इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसीलिए मैंने डिफिनीशन बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन आउटर इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होता है उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं, सपोज आप मान लीजिए एक 10 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स अनुभव कर रहा है। सपोज मान लीजिए इनके बीच 10 न्यूटन का फोर्स है और इसके बीच मान लीजिए 7 न्यूटन का है। तो क्या कर रहा है, जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उसको ये क्या कर रहा है, 10 न्यूटन, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स अनुभव करना चाहता था लेकिन ये कर नहीं पाता। क्यों, क्योंकि 7 न्यूटन वाला फोर्स इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। जितना इधर अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है इतना वो रिपल कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें नेट कितना अनुभव करेगा, 3 न्यूटन का।
मतलब वैसे 10 न्यूटन का एक्सपीरियंस करना चाहता कि मुझे इतना 10 न्यूटन का फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज का मुझे अनुभव हो, एक्सपीरियंस करूँ मैं 10 न्यूटन का फोर्स। लेकिन क्या कर रहा है, ये 7 न्यूटन का ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। जो ये अट्रैक्शन करना चाहता है, ये 7 न्यूटन का रिपल्सन करना चाहता है। तो 10 न्यूटन में से 7 न्यूटन तो ऐसे ही डोमिनेट कर दे रहा है, तो बचा 3 न्यूटन का। मतलब इस पे जितना फोर्स लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोला, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। किसकी वजह से, इस इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। दोस्तों आप सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये अम्ब्रेला है, ठीक है। मान लीजिए अम्ब्रेला है, और मान लीजिए बारिश हो रही है, ये मान लीजिए बारिश की बूंदी है, ठीक है। सपोज मान लीजिए, या मान लीजिए यहाँ पे सन है, धूप अच्छा खासा तेज धूप है। तो जब हम अम्ब्रेला को ऐसे खोल लेते हैं और उसके नीचे आ जाते हैं, तो ये जो हमारा मतलब बरसात की बूंदे है या जो धूप है, हमें बहुत कम लगता है, या तो धूप लगता नहीं तो लगेगा बहुत हल्का फुल्का लगेगा। या जो बारिश की बूंदे है हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं आता, हमें बहुत कम, मतलब एक आध बूंदे हमको आती हमारे ऊपर, या बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। मतलब जैसे अगर हम छाता को हटा ले, अम्ब्रेला को हटा ले, तो हमारे ऊपर डायरेक्ट क्या होगा, जो बरसात की बूंदी डायरेक्ट हमारे ऊपर गिरेगी। लेकिन जैसे हम इसको लगा लिए, मतलब ये क्या कर रहा है, अम्ब्रेला हमको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे, बरसात के पानी से, मतलब बरसात की बूंदी से, या धूप से। जैसे बहुत ज्यादा धूप है, हमने अम्ब्रेला खोल लिया, तो क्या करेगा, जो धूप हमारे ऊपर डायरेक्ट जो लगने वाला था वो नहीं लगेगा, या बहुत कम लगेगा, नहीं लगेगा। वैसे जो बरसात की बूंदे हमारे ऊपर डायरेक्ट गिरने वाली थी, वो नहीं गिरने वाली, या तो गिरेगी बहुत हल्का फुल्का कहीं से आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अम्ब्रेला क्या कर रहा है, हमको शील्ड का काम कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे, रेन और ड्रॉप, मतलब बरसात के बूंदे से या सनलाइट से। ठीक उसी प्रकार से जो इनर इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। किससे, न्यूक्लियस से। मतलब ये दोस्तों, इस न्यूक्लियस पे इस आउटर इलेक्ट्रॉन के भी जितना अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला है, यहाँ आप मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये अम्ब्रेला है, बरसात है। तो अगर अम्ब्रेला का नीचे रहेंगे, जो बरसात आने वाली है उसकी बूंदे डायरेक्ट आप पे नहीं गिरेगी, या गिरेगी हल्का फुल्का गिरेगी। ठीक उसी प्रकार से इस न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन भी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनुभव होने वाला था, जितना लगने वाला था, वो नहीं लग पा रहा। क्यों, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन उसको दूर भेज दे रहा है। अगर ये रिपल्सन कर दे रहा, कह रहा भागो भागो मत आओ, दूर भाग जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स का बहुत कम अनुभव कर पाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें जो कमी आती है, किसके द्वारा, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था स्लेटर। उन्होंने मैथमेटिकल स्टडी किया और उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया दोस्तों, उन्होंने फार्मूला दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, Z माइनस यस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये Z क्या है दोस्तों, आप इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, मैंने अभी बताया। या बहुत अच्छा टर्म बोले तो न्यूक्लियर चार्ज बोलो, ये मोर टेक्निकल टर्म है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। यस क्या है हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। क्या दोस्तों, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब यदि हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता चल जाए, और ये तो पता ही रहेगा एटॉमिक नंबर या मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन उसको कितना नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया, वो कितना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया। ठीक है, तो इन्होंने फार्मूला दिया, इसके बेसिस पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, आगे कुछ रूल्स दिए जिसे हम स्लेटर रूल्स कहते हैं। आइए देखते हैं।
दोस्तों इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूला बेस्ड पे। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप इसके बेस के आधार पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्लेटर्स रूल फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड जे डिफेक्टिव। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, स्लेटर्स रूल। दोस्तों उन्होंने पहला रूल क्या दिया था, उन्होंने ये बताया था यदि सबसे पहले दो कंडीशन है, यदि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट हो, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यस और पी सबसेल, यदि यस में हो या पी सबसेल में हो, उसके लिए रूल क्या होगा। सबसे पहले उन्होंने पहला रूल ये बताया, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन देन कंट्रीब्यूशन 0 टू सिग्मा। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया, यदि क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है, अगर उस सेल्स के अलावा अगर हायर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। किसमें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में या शिल्डिंग इफेक्ट में। मतलब जैसे अगर मान लीजिए सपोज 2s हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है, तो इसके बाद अगर मान लीजिए 3 में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इससे क्या रहा, हायर सेल में, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनका कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने इफेक्ट में नहीं लेंगे। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये पहला रूल। अब दूसरा रूल हम क्या पढ़ेंगे, इन्होंने ये बताया all the electron in same cell contribute 0.352 सिग्मा। मतलब ये कह रहा है ये दूसरा रूल कि जिस सेल में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए सपोज 3s में है, मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया जाए कि अब जेड इफेक्टिव निकालिए, तो बाकी और जो इलेक्ट्रॉन उस सेल में रहेंगे, मतलब सेम सेल में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, 0.35 आने वाला है। ठीक है, अब अगला हम रूल देखते हैं। दोस्तों अगला रूल आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल कंट्रीब्यूट, मतलब n-1 सेल में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0.852 सिग्मा। ठीक है, फिर चौथा रूल आता है, ऑल द डीपर सेल। डीपर सेल का मतलब समझ रहे हो, n- के अलावा, डीपर का मतलब समझ रहे हो, इनसाइड, जैसे n-1 था, इसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला सेल, उन सब का अगर उन सब में सेल में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन, यहाँ ए लिख दो, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन डीपर सेल हैव कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 टू सिग्मा। उन सब का, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए क्या है, n है, इसके अंदर वाला क्या होगा, n-1 होगा। ये मान लीजिए सबसे ऊपर वाला सेल है, इसके अंदर वाला ये क्या होगा, n-2, इसके अंदर n-3। मतलब ये अगर हमारा
सबसे बाहरी वाला है, उसके अंदर वाला है, उसके अंदर वाला है, उसके अंदर वाला। तो बोला जा रहा है कि यदि मान लीजिए n सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है कि इसमें जो इस मान लीजिए n सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसका जेड इफेक्टिव निकालिए तो उसके अंदर वाले कंट्रीब्यूशन क्या होगा n-1 का 0 पॉइंट क्या होगा 85 होगा। उसके अंदर वाला n-2 n-3 चाहे n-4 भी हो, इसके बाद वाले सबका कंट्रीब्यूशन कितना देखने को मिलेगा 0 पॉइंट नहीं 1 टू सिग्मा। ठीक है, आप समझिए जैसे मान लीजिए n सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करिए, तो बाकी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होगा सेम सेल, मैंने बोला सेम सेल, मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन का बोला गया है कि इसका आप ये निकालिए तो बाकी उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0.35, उससे एक अंदर वाले का n-1 का जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 0.85, उससे बाकी जितने भी अंदर रहेंगे सबका 1 होगा कंट्रीब्यूशन सिग्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बोल दिया जाए जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 होता है एटॉमिक नंबर में, 2 हो गया 10 हो गया 4 10 12 5 17 होता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकालिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 वाले में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये क्या है थर्ड ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट में बोला जा रहा है थर्ड ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकालिए, मतलब आप इसको n मान सकते हो, ये उसके अंदर यहाँ 3 है तो उसमें से घटाओ क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, मतलब n-1 ये हो गया, इससे एक माइनस करोगे n-2, मतलब ये आखिरी परत है, ये उसके अंदर वाला, ये उसके अंदर वाला, इसको आप अल्टीमेट बोलो, इसको पेनाल्टीमेट बोलो, इसको एंटी पेनाल्टीमेट सेल बोलो। ठीक है, तो मैं बताया सेम सेल में, मतलब अगर हम n सेल की बात करें या तो हम 3 वाले की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, अच्छा बताइए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s 2p मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ऑर्बिट में कितने टोटल जा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, फिर जो तीसरा ऑर्बिट उसमें कितने जा रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मान लीजिए इसी में किसी एक, मान लीजिए इसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोल दिया जाए जेड इफेक्टिव निकालिए, तो इस सेल में बाकी कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोल रहे हैं कि इस ऑर्बिट में कितने, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव पूछ रहे हैं तो बाकी बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, और सेम सेल में बाकी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज ऑल द इलेक्ट्रॉन इज सेम सेल, मतलब इसी सेल की बात करें, ये मान लीजिए n है, an-1 है, an-2 है, अगर हम n सेल में पूछे किसी एक इलेक्ट्रॉन का आप क्या निकालिए जेड इफेक्टिव, तो बाकी इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, बाकी बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, सेम सेल में बाकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा। ठीक है, तो यह 6 इंटू क्या हो जाएगा 0.35, अब इसके अंदर वाले क्या होगा n-1, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और n-1 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब का मतलब इसमें कितने हैं, इस सेकंड मतलब अगर ये n सेल है तो ये n-1 है, तो n-1 में टोटल कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अगर 0.85 है तो 8 है कितना होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.85 इंटू में 8, बाकी n-2 में कितने होंगे n-2 में
मतलब n-1 के अंदर वाला डीपर सेल इसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो एकदम अंदर है ना। इसका क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो +2 × 1, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, 17 है, बाकी जो ये कैलकुलेट करोगे आएगा, माइनस कर देना, आपका जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है। अगर आपको फ्लोरीन का बोल दिया जाए निकालिए जेड इफेक्टिव, कैसे निकालोगे आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। कितने ऑर्बिट हैं, 2 ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, पहले कितने में है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बाहरी वाले को अगर हम n मानते हैं, उसकी एक अंदर वाले, ठीक, एक अंदर n-1 बोलेंगे। तो मैं बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करिए। तो दोस्तों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2p में गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किस में जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में ही आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है। तो मैं बोल रहा हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लोरीन में आप जेड इफेक्टिव निकाल दीजिए। तो आप कहोगे सर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया, बाकी के सेकेंड में 7 जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है। तो इसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकालिए। सर मैं निकाल सकता हूं, कैसे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, तो बाकी कितने बचे, n में अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया जाए निकालने के लिए, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो 6 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, n में 0.35। n-1 के लिए कितना आता है, n-1 सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.85। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा सिग्मा आ जाएगा। जेड इफेक्टिव निकालने के क्या करोगे, जेड माइनस सिग्मा, 9 माइनस जो भी है कैलकुलेट करके आप निकाल दीजिए, ये निकल जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है। all the electrons in cell यहाँ लिख देना एज इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड। ठीक है, यहाँ ये लिख दोगे ज्यादा सही है। कहने मतलब ये जो दूसरा रूल है, मतलब क्वेश्चन में जिस सेल के लिए इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है उस सेल में, मान लीजिए किसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है कि आप जेड इफेक्टिव निकालिए, तो बाकी उस सेल में बाकी के और बचे इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा एज इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन रिसाइड। ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए n में बोला गया है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी उसमें मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया जेड इफेक्टिव निकालिए, तो सेम सेम में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0.35। ठीक है। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब आपसे बोल दिया जाए लिथियम के लिए निकालिए जेड इफेक्टिव, क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2s1 होगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोला है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 2 वाले में, मतलब सेकंड ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, सेकंड में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोला है इसी इलेक्ट्रॉन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोले तो किसमें, 2s वाले, सेकंड ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बोला है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अब जेड इफेक्टिव निकालिए, तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट, जिस सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है, सर एक ही है।
बाकी है ही नहीं, तो क्या होगा, इसका तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर ये n है, मैं क्या बताया, जिस क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, मतलब क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी उस सेल में उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। लेकिन इसके अलावा अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम ले बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा है, तो इसका हम कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। अब इसके हम अंदर आएंगे, कब इसके अंदर आएंगे n-1 हो जाएगा। तो n-1 में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल कंट्रीब्यूट 0.85, मतलब इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, 0.85। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85, यह निकालो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, किसके, कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना होता है, 20 होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 2 8, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, कितना हुआ, 10 हुआ, कितना हो गया, फिर से 8 18 हो गया, फिर क्या हुआ, 20 हो गया। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करिए, क्या निकालिए, जेड इफेक्टिव ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। तो दोस्तों बताइए जो 9th इलेक्ट्रॉन है किसमें जा रहा है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 2, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा जाएगा, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, मतलब यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो जा रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट तक, मतलब कहीं ना कहीं जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा यहीं आसपास होगा, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो 11वां इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्बिट में 9वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसी सेल में बोला जा रहा है कि जो 9th इलेक्ट्रॉन है, पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कहीं ना कहीं जो 9वां इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है। इसी का आपको जेड इफेक्टिव निकालनी है। तो इस ऑर्बिट में अगर हम इसको n बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, n-1। अगर ये हम बोलेंगे सेल तो इसको बोलेंगे, इसको अगर हम अल्टीमेट सेल बोले इसको पेनल्टीमेट बोलेंगे, उसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट बोलेंगे। अगर ये सबसे आखिर मतलब हम बोले कि सबसे बाहरी वाला होगा तो उसके एक अंदर क्या होगा, उसके एक अंदर वाला होगा। तो अगर मैं बोलूँ इसमें 9th इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालिए, तो 9th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में। अगर हम उसको n बोल रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन 9th वाला प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं, बाकी बचेंगे कितना, 7, तो 7 इंटू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन n के लिए कितना होता है, क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है और वो जिस सेल में प्रेजेंट हो, अगर उसी सेल में और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0.35। हम 9th इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं और इस सेल में इस ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो बाकी अगर 8 इलेक्ट्रॉन में किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है उसको छोड़ दे, बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन, और उस सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35, 7 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितना होता है, 0.85। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85, तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 0.85। ठीक है। और दोस्तों अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर जो भी आएगा यहां से सिग्मा निकल जाएगा, आप जेड इफेक्टिव आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जब इलेक्ट्रॉन या तो यस सब सेल में प्रेजेंट हो या पी में प्रेजेंट हो। अब हम देखेंगे यदि जो इलेक्ट्रॉन हो हमारा या तो डी में प्रेजेंट हो या एफ सब सेल में प्रेजेंट हो, तब क्या रूल होता है इस लेटर्स का। रूल दोस्तों मिलता जुलता सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोस्तों ए वाला जो रूल है ये डिक्टो सेम है। ठीक है। अब जो रूल आएगा यहां से थोड़ा सा
चेंज आएगा। यहाँ क्या आएगा, ये दोनों रूल सेम रहने वाले हैं। अब हम बात करें यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसमें, डी में प्रेजेंट हो या तो एफ में प्रेजेंट हो। यदि इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट हो, डी में या तो एफ में, ठीक है। ये दोनों रूल सेम रहेगा। मतलब पहला रूल एक आता है, यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एन सेल में प्रेजेंट है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो n+1 वाले चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन उनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, उनका कोई लेना देना नहीं है किससे, सिग्मा से। क्योंकि हम n की बात, जैसे मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है और मान लीजिए आगे कोई लड़का बैठा है, उसके पीछे मान लीजिए 10 लड़के लाइन से बैठे हों, तो उस आगे वाले लड़के का 10 वाले लड़के से कोई लेना देना है नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे क्या लेना देना है। लेकिन अगर मैं आगे बैठा हूँ, मेरे आगे कोई और लड़का बैठा है और वो थोड़ा मान लीजिए बहुत लंबा हुआ, तो मुझे बोर्ड सही से दिखेगा नहीं, मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब इनर इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या है, इफेक्ट देखने को मिलता है, बाहर वाले से लेना देना नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि यदि हम जिस सेल की बात कर रहे हैं, मतलब जिस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे हायर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रूल कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन देन कंट्रीब्यूशन 0 to सिग्मा। ठीक है। फिर दूसरा रूल बोला जा रहा है कि मान लीजिए बोल रहे हैं कि 2p सेल मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिकुलर की बात कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, 0.35 होने वाला है हर इलेक्ट्रॉन का। मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है कि इस सेल में आप इस इलेक्ट्रॉन का आप निकालिए, तो बाकी उसमें और जो सेम सेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उन सबका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 0.35। हम बात कर रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन किस में हो, डी में हो या एफ सब सेल में हो। तीसरा रूल कहता है, आर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 आर n-2 n-3 इटसेट्रा। मतलब बोला जा रहा है या तो n माइनस में हो या n-2 में हो या n-3 में, इन सब का चाहे, मतलब हम अगर n कंसीडर कर लिए, जैसे मान लीजिए an है, इसके क्या होगा n-1 n-2, इन सब का जितने भी इनर वाले होंगे सबका कंट्रीब्यूशन 1 आने वाला है, 1 to सिग्मा। लेकिन ये रूल किसके लिए, यदि इलेक्ट्रॉन डी या एफ सब सेल में प्रेजेंट हो तब। तो मतलब पहला रूल बताया कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है उससे हायर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका कोई लेना देना नहीं है, किससे, सिग्मा से। मतलब उनका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा किसमें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। दूसरा रूल ये कहता है कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई है कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी उस सेल में बाकी और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, 0.35। फिर बोला जा रहा है कि उसके अंदर वाला, जैसे अगर हम n सेल की बात करें कि इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालिए, तो इसके अंदर वाला n-1 n-2 बाकी जितने भी अंदर वाले सेल हैं उन सब में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सबका कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, 1 आने वाला, किसमें, सिग्मा में। हम एग्जांपल देखते हैं। अगर दोस्तों आपसे बोल दिया जाए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करिए, किसके लिए, फॉर फोरियस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, नहीं पहले 3D निकालते तब फोरियर, पहले 3D निकालते तब फोरियर का निकालेंगे, क्रोमियम का। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, ऐसे होता है ना, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 12 18 19 5 24, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। दोस्तों ठीक है, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, मैं मान गया, ये सही है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आता है। लेकिन जब हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, जो हमारा एक्सपेक्टेड था वैसे करेंगे, क्योंकि
सेल एक क्या है, अच्छा बताइए, अभी यहाँ तीसरा सेल चल रहा था लेकिन यहाँ चौथा आ गया फिर तीसरा आ गया, तो हम इसको क्रम में लिखेंगे, मतलब ये दोनों सेम के हैं तो सेम के साथ रहेंगे, तो हम इसको पहले जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वैसे लिखेंगे 3D5 4S1, ठीक है। अब बोला जा रहा है आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल दीजिए, तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया 3D हो गया, ये क्या, देखिए जिस भी सेल के लिए बोला जा रहा है, किसकी बोला जा रहा है 3D के लिए, तो उसको हम तुरंत यन मान लेंगे, क्या मान लेंगे यन मान लिया हमने। तो बोला जा रहा है कि 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकालिए, तो अच्छा बताइए अगर ये यन का मान हम 3 रख दे तो यहाँ यन क्या होगा, n+1 है, क्यों, अगर ये 3 है तो ये क्या है 4 है, मतलब अगर ये यन है n+1 है। अच्छा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए क्लास में कई सारे लाइन से डेस्क लगा हुआ, उस पर लड़के बैठे हुए हैं और सामने ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो आगे वाला जो लड़का रहेगा उसको बोर्ड साइज दिखाई देगा, मान लीजिए जो पीछे वाला बच्चा है उससे क्या लेना देना है आगे वाले का, लेकिन अगर मान लीजिए आगे कोई बैठा, उसके आगे ठीक कोई बैठा और बड़ा सा हो तो उसको सही से बोर्ड दिखाई नहीं देगा, उसको ऐसे से झांकना पड़ेगा, तो मतलब अंदर वाले का इफेक्ट देखने को मिलता है लेकिन बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए अभी मैं बताया जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके बीच प्यार होने वाला है, उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, उनके बीच के अट्रैक्शन है, जो चाहत है, जो प्रेम, उसको कम कौन कर रहा है, इनर वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं जो बाधा बन रहा है उनके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन बन रहा है, उनके प्यार में जो दुश्मनी आ रहा है, उनके प्यार में जो एक तरह से विलन बन रहा है, वो कौन बन रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। जैसे न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, उनके बीच प्रेम होने वाला है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, वो बीच में आकर इनके बीच के प्रेम को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन भी फिर देखने को मिलता है, लेकिन आउटर वाले का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर वाला है तो इसका में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, किस पे, सिग्मा पे। तो बोला जा रहा है कि 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल दीजिए, तो 3D के लिए हम इसको, जिसके लिए बोला जाए उसको क्या मान लेंगे यन, बाकी इसके आगे वाले को क्या मान लोगे n-1, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर आपने तो रूल बताया n-2, ठीक है, अगर इसको आप n-1 मानोगे, इसको n-2 मानोगे, फिर अगर इसको n-3 मानोगे, इन सबका लेकिन बोला जा रहा है कि इन बाकी इसके अलावा जो भी हैं n-1, मैंने बोला अगर हम n सेल की पार्टिकुलर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वाले सबका कंट्रीब्यूशन 1 ही आने वाला है, इनके अंदर जितने भी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होंगे सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी जेड इफेक्टिव, 5 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, बाकी बचे कितने डी में 4, और अगर एन में प्रेजेंट है, मतलब जिस सेल में बात की जा रही है उस सेल में उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0.35, तो 5 है, एक की बात हो रही, बचे कितने 4 इंटू 0.35, बाकी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 6, 14, 2, 16, 2, 18, तो 18 इंटू बाकी के अंदर वाले सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 1 आएगा, n-1, n-2, n-3 सबका ऐसा, अरे इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा, फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, आप 4S के लिए निकालिए, ठीक है। अगर आपसे 4S के लिए बोला जाए तब क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए कैसे। अभी मैं 3D के लिए, ये मान लीजिए किसके लिए बोला गया था 3D के लिए, ठीक है, ठीक है, ये है। अब क्या बोला जा रहा है, जेड इफेक्टिव फॉर 4S इलेक्ट्रॉन, 4S इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालिए, तो अब इसको हम एन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वाला अगर ये 4 है तो क्या होगा 3, इसके अंदर वाला क्या होगा 3,
फिर उसके अंदर वाला 2। अगर ये n है तो ये क्या होगा n-1, फिर a क्या होगा n-2, फिर a क्या होगा n-3। ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए, इस पार्टिकुलर सेल की बात किया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि फोरियस इलेक्ट्रॉन का आप जेड इफेक्टिव निकालिए। फोरियस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उसको कंसीडर कर ले रहे हैं, क्योंकि इसी की बात कर रहा है कि फोरियस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालिए, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको तो हम ऐसे ही नेग्लिजिबल कर देंगे। तो इसके अंदर वाले क्या होगा n-1। अगर इसका 0 पॉइंट, और देखो बात क्या हो रहा है इस बार, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसकी, देखो अभी हम बात करते हैं यदि इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें हो, डी और एफ सबसेल में प्रेजेंट हो। ये ऊपर वाला एग्जांपल हमने बोला 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि दोस्तों 3D इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए, या मतलब या तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए या तो एफ इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए, तब रूल ए लगेगा। लेकिन यदि बोला जाए आप फोरियस के लिए निकालिए, या तो मतलब अभी मैं जो केस देख रहा था डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अभी जो रूल बताया डी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। लेकिन यहाँ केस उल्टा हो गया, यहाँ बोला जा रहा फोरियस है तो ये 3D सीरीज ठीक है, लेकिन फोरियस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो हमारा पिछड़ा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो फोरियस इलेक्ट्रॉन के लिए फोरियस इस फोरियस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम n बोलेंगे। देखो जिस सेल के लिए बोला जाए उसको हम n मानेंगे, उसके अंदर n-, उसके अंदर n-2, इसको हम n मान लिए, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका इफेक्ट कोई आने वाला नहीं है। इसके अंदर वाला n-1 4s है, इसके अंदर वाला n है तो ये n-1, n-1 के लिए क्या बोला हूं, n का 0.35, उसके अंदर वाले का 0.85। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8 5 13, तो 13 इंटू 0.85। इसके अंदर वाला n-1 के अलावा जितने भी हैं डीपर सेल, मैंने क्या बताया था, ऑल द डीपर सेल n-2 n-3 सबका कितना आएगा 1 आता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 2 8 2 10, 10 इंटू 1 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा। फिर आप जेड इफेक्टिव निकाल लीजिएगा, जेड स्टार क्या होगा जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल आयरन का। किसका? अब हम आयरन का देखेंगे। ठीक है, अब हम आयरन का देखेंगे। आयरन क्या होता है? 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यही होता है ना। आप कहोगे सर पहले फोरियस आता है, ठीक है मैं बात मानता हूं कि पहले फोरियस में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, बाद में 3D का होता है। उसका मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि यहाँ n+l की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ n+l की वैल्यू कितनी है 3 + 2 5 है। ठीक है, ये बात सही है कि पहले फोरियस में इलेक्ट्रॉन जाता है, बाद में 3D में जाता है। लेकिन अगर हम सेल्स के हिसाब से चलेंगे, ये अगर ये तीनों ये क्या है, सब सेम सेल वाले हैं ना। यहाँ क्या है, एक सेल है, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है। तो जो 4 सेल होगा उसको हम अलग लिखेंगे ना, जो सेम सेल उसको सेम लिखेंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव क्या करिए, निकालिए। तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तो इसको तुरंत क्या मान लेंगे n, उसके अंदर वाला n-1, उसके अंदर वाला ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन दोस्तों साफ साफ बोला जा रहा है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो बाकी बचे कितने 5, तो 5 इंटू 0.35। मैंने बताया क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए, यदि मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, बाकी उस सेल में बाकी जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उन सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा एज इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन रिसाइड।
ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब बोला जा रहा है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालिए। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, बाकी बचे सेम सेम में बाकी बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, और सेम सेम में बचे बाकी सब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35, एक के लिए 0.35, 5 के लिए 5 × 0.35 प्लस। अब बाकी मैं क्या बताया, यदि डी और एफ सब सेल की बात हो, एन के अलावा जितने भी अंदर वाले हैं सबका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 से 14 2 16 2 18, तो 18 इंटू क्या आ जाएगा 1, इसको कैलकुलेट करके सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बोले 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए क्या जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए 4s की बात हो रही है, किसकी 4s की, तो इसमें क्या होगा, इसको हम n मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, अब इसको n मानेंगे, इसके अंदर वाले को क्या मानेंगे, ये सब अगर ये 4 है तो ये क्या है 3 है, n-1 मतलब एक कम हो गया। अगर n का मान 4 रखेंगे तो एक माइनस करेंगे क्या आ जाए 3, मतलब अगर n सेल है तो n-1 सेल है, इसके अंदर n-2 है, an-3 है। ठीक है, अब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अब जेड इफेक्टिव निकालिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो हम किसी की एक इलेक्ट्रॉन का हम निकाल नहीं रहे हैं, तो बचे एक इलेक्ट्रॉन, सेम सेम में बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या आता है 0.35 इंटू 1। ठीक है, अब n-1 में n-1 के लिए क्या होता है 0.85, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 6 12 6 2 8 6 14, 14 इंटू 0.85। अब बाकी ये सब क्या हो गए डीपर सेल हो गए, बाकी डीपर सेल का सबका कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है 1 आने वाला है, 6 2 8 2 10, 10 इंटू 1 आप कैलकुलेट करके सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, यहाँ जेड रख देंगे, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर रख दो इसका 26, बाकी जो भी यहाँ से सिग्मा आया रख दो, आ जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ ए लिख दो, थोड़ा सा इस रूल को आप थोड़ा करेक्ट कर लो। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा एज इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन सेल, आप ये लिख दो। ठीक है, अब ये रूल एकदम सही है, थोड़ा सा कम सही लग रहा था। मतलब बोला जा रहा है क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए, मतलब एज इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड इन सेल, मतलब क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए और वो जिस सेल में हो, यदि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होंगे, मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की बात की जाए कि इस सेल के लिए आप जेड इफेक्टिव निकालिए, तो उस इलेक्ट्रॉन में बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 0.35। ठीक है, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।